यस, सो न्यूक्लियस, सो पहली बार रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, डिस्क्राइब न्यूक्लियस इन 1831. After that, later, the name of the scientist Fleming, who first time gave the name chromatin to the material present inside the nucleus and which can be stained by the basic dye acetocarmine. तो पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को पहली बार डिस्क्राइब किया, और उसके बाद फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर का जो अंदर का जो मटेरियल होता है, जो बेसिक डाई से स्टेन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एसिडोकार्बन एक बेसिक डाई है। बेसिक क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल एसिडिक होता है, और वो एसिडिक मटेरियल बेसिक स्टेन को एब्सॉर्ब कर लेता है, अपोजिट टाइप के केमिकल को एब्सॉर्ब कर जाता है। तो फ्लेमिंग गिव द नेम क्रोमैटिन टू द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल व्हिच कैन बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज एसिटोकार्बन। सो उन्होंने क्रोमैटिन ये शब्द पहली बार यूज किया फ्लेमिंग ने। ओके, सो न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब उसके बाहर का मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दैट इज हैविंग 10 to 15 नैनोमीटर मतलब विड्थ, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर है न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सेल डिवीजन स्टेट, मतलब सेल डिवीजन की कौन से स्टेट पे, अगर सेल डिवाइडिंग है मतलब एम फेज में है या सेल इंटरफेज में है। तो इंटरफेज में अगर सेल है तो उसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन रहेगा, और अगर सेल डिवाइडिंग स्टेज पे है तो क्रोमैटिन का बन जाएगा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम बन जाएगा। ओके, सो क्रोमैटिन सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है वो वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल, दैट इज स्टेजेस ऑफ द सेल। If the cell is in the dividing stage, that is either in the prophase or in the metaphase or in the anaphase or in the telophase, मतलब अगर डिवाइडिंग न्यूक्लियसाइड सेल है तो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियो क्रोमैटिन का बना है क्रोमोजोम। अगर वो सेल इंटरफेज में है मतलब G1 में है या S में है या G2 में है, आपको सेल डिवीजन हुआ होगा ना शायद। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ सर हाँ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो शायद सेल डिवीजन सेल साइकिल होगा, तो ये बात सब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि सेल डिवीजन सेल साइकिल पे बहुत मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, और वो तब थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है हमें, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ना सेल के, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल अभी तो नहीं लिया है लेकिन सेल डिवीजन लेने वाले हैं हम लोग। तो सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूलर, ये जो है वो छोटे छोटे टॉपिक है वैसे भी रिलेटिवली, लेकिन वो बहुत वेटेज वाले हैं, क्योंकि अभी तक कोई नीट में एग्जाम में ये 3 टॉपिक पे कम क्वेश्चन नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल पे भी आते हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन भी आते हैं, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्कोर मतलब स्कोरिंग की वजह से, वैसे तो एनटीए ने कोई ऑफिशियल मतलब ये नहीं दिया है कि इस टॉपिक का ये वेटेज है, लेकिन जो कि प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने एनालाइज करके रखा है पेपर, तो वी कैन से डेफिनेटली दैट कि दीज आर द चैप्टर्स व्हिच नो वन शुड मिस, एंड दे शुड बी डन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। क्योंकि जो वैसे भी छोटे छोटे हैं लेकिन वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है, तीनों चैप्टर। ओके, तो दिस डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द सेल लाइफ साइकिल, whether the cell is in the dividing phase, that is the M phase, or it is in the non dividing or interphase। तो इंटरफेज में है तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दिखेगा आपको क्रोमैटिन, और अगर डिवाइडिंग फेज में है, एम फेज में है, तो वही क्रोमैटिन का बनता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम बनता है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। डेंस मतलब क्या है कि मतलब देखो इसके अंदर कुछ तो भरा पड़ा है, न्यूक्लियर मटेरियल भरा पड़ा है, न्यूक्लियो दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज अ डेंस, मतलब डेंस है, ये हॉलो नहीं है वैसे। और ये हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन है सब बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, so it control the entire metabolism because it encloses genetic material inside it। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। सो यूकैरियोट में जनरली नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोई ऐसे सेल्स है कि उसके पास मैच्योर स्टेज में जाने के बाद कोई न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी भी पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में, तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट
रेड ब्लड कार्पुस्कल। जो मैच्योर आरबीसी है मैमल का, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जब आरबीसी इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कार्पुस्कल बनता है बोन मैरो में, तो उसके पास जब यंग होता है तो उसके पास उसका न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस उसका रिमूव हो जाता है और उसके बदले में उसके अंदर भर जाता है हीमोग्लोबिन। एंड दैट्स व्हाई टू अकोमोडेट द हीमोग्लोबिन, nucleus lack is lacking in the mammalian mature आरबीसी। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि कैमल का, कैमल ऐसा मैमल है कि उसके मैच्योर आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। अंडरस्टूड। और प्लांट जो है हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म, उसके जो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं, तो सीव ट्यूब के अंदर भी खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी वजह से सीव ट्यूब के पास कंपेनियन सेल होते हैं और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस सीव ट्यूब का जो प्रोसेस है कंडक्शन ऑफ फूड उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि सीव ट्यूब को अपने अंदर जगह देना है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को, और उसकी वजह से उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन दोनों जो सेल है ना मैमल के आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स एंजियोस्पर्म के, तो वो जब यंग होते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ओल्ड होते हैं मतलब सॉरी मैच्योर होते हैं आरबीसी या मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स, तो उनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा एग्जांपल है कैमल का, तो वो तो उसके पास, कैमल के पास मैच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. या बहुत फास्ट हो गया? No, sir. No, sir. Clear. No, sir. Yeah, if it is clear then you can thumbs up, otherwise you can ask me. If you are not understood, please don't thumbs up, thumbs up कर लो अगर आपको क्लियर है तो। Click on fast। तो यही एक जरिया है कि हम लोग एक दूसरे से बात, मतलब कोई बच्चे बात नहीं करते ना, तो कम से कम ये या थैंक यू सात्विक बेटा, थैंक्स अ लॉट। प्लीज कम ऑन फास्ट। बाकी के बच्चों को भी ये इंटरैक्ट तो करना है, सब बोलते नहीं तो ये तो कर सकते हैं ना। थम्स अप करना जरूरी नहीं है बेटा, किसी को जरूरत नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आई विल रिपीट फॉर यू, आई विल मेक इट मोर सिंपल इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड। बट मुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि आपको समझ में आता है ना नहीं आता है, इसलिए ये सब चल रहा है। या तो किसी को डाउट है तो पूछ लिया, अदरवाइज विल मूव अगेन, विल मूव अगेन। ओके, सो इज इट गुड टू गो? Yes, sir. या Yes, sir. यस। देखो, सो कोई यूकैरियोटिक सेल में दो भी न्यूक्लियाई होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस कौन से होते हैं पता है आपको? एनीबॉडी? व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पैरामीशियम? एनीबॉडी नो? एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा होता है मेगा न्यूक्लियस। इतना तो नहीं चाहिए आपको, नहीं पूछेंगे कभी, लेकिन फिर भी। और कोई कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी कैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लियड, फॉर एग्जाम्पल सम फंगाई। ये तो आप इधर उधर से आप लोगों को सब पता है। अभी देखो कि न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वो अपना फॉर्म बदलता रहता है, बदलता रहता है। मतलब अगर सेल डिवाइडिंग है तो अलग टाइप का हो जाता है, और अगर सेल डिवाइडिंग नहीं है तो अलग टाइप का हो जाता है। इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब सेल्स ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब उसमें क्या है, उसमें या तो फिर है G1 फेज, या है S फेज, या है G2 फेज। ओके, ये G1 S G2 को पता है ना? Sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. नहीं भी पता तो हम लोग देख लेंगे, हम लोग ये चैप्टर करने वाला है। सो इंटरफेज मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल, एक्चुअली सेल इज नॉट डिवाइडिंग, अंडरस्टूड? सो ये है GS एंड G2। तो उसमें क्या होता है कि क्रोमैटिन होते हैं, और डिवाइडिंग में क्या होता है, क्रोमैटिन का बनता है क्रोमोसोम। तो एक्चुअली क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है,
और न्यूक्लियोलाई होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई रहता है। न्यूक्लियोलाई एक रहता है या ज्यादा रहता है। तो क्रोमैटिन क्या है? इट इज अ हाईली एक्सटेंडेड और इलैबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। ये बहुत लंबे लंबे ऐसे इलैबोरेटिव मतलब बहुत सारे ऐसे फाइबर से जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलाई, एक या ज्यादा। सो दिस इज अबाउट द इंटरफेस न्यूक्लियस, दिस इज अबाउट द इंटरफेस न्यूक्लियस। ओके, अभी देखिए हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप क्या है। हम लोग देखा कि ये सपोज न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो एनवेलप क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके दोनों के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। सेल एनवेलप होता है बैक्टीरिया में, उसमें तीन चीजें होती है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल और इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मोस्ट क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट होता है इनर मेम्ब्रेन, उसके दोनों के बीच होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसका डायमीटर होता है 10 से 50 नैनोमीटर, हमने देखा है। दिस इज डन ऑलरेडी। ओके, तो ये कैसे पता चला? ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं पता चलेगा ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको सिर्फ न्यूक्लियस का एक डॉट दिखेगा और उसमें से आप लोग क्रोमोसोम से मतलब देख सकते हो जो भी सेल डिवीजन कर रहा है। तो नहीं तो इंटरफेस में ऐसे दिखेगा और ऐसे कुछ मटेरियल दिखेगा, ठीक से दिखेगा नहीं, आउटर इनर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा। तो दिस कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, उसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन है, एक दूसरे से पैरेलल दो मेम्ब्रेन है, और उसके बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो होती है 10 से 50 नैनोमीटर की। और ये जो पूरा है मतलब न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और इनर मेम्ब्रेन, ये पूरा, ये मतलब इट मतलब क्या? इट मतलब एक्चुअली न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। इट फॉर्म अ बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके बाहर साइटोप्लाज्म है, तो उसके बीच का ये बैरियर बन जाता है, बैरियर बन जाता है या न्यूक्लियर एनवेलप। सो आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। हमने देखा भी ऐसे डायग्रामेटिक कार्टून की डायग्राम बनाई थी हम लोगों ने, कार्टून जैसी, कार्टून कार्टून डायग्राम क्या होगा। तो उसमें हम लोगों ने वी हैव सीन की आउटर मेम्ब्रेन है ना, उससे क्या बनता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू रहता है। देखा, ठीक है। So outer membrane is continuous, usually, not always, usually with ER। और आरईआर हो ना, आरईआर के ऊपर राइबोसोम रहता है, और ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी कभी कभी राइबोसोम रहते हैं, ये नहीं भूलना है। और ये जो पूरा न्यूक्लियर एनवेलप है ना, वो उस पे एक होल्स है, छोटे छोटे होल्स है, माइन्यूट पोर्स है, और बहुत सारे हैं। ओके, बहुत सारे। और वो क्या करते हैं, उनके थ्रू आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट हो जाता है इन बोथ डायरेक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। तो इतना तो क्लियर है ना आपको? ये तो इजी वाला लग रहा है मेरे को, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. ओके, सो क्या देखा हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप का क्या दिखता है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच के पेरी सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो भी है, ये इस पे क्वेश्चन आता है। ये डेटा भूलना नहीं है, 10 to 15 नैनोमीटर होता है ये। outer membrane is continuation with the ER, okay, which may also be a, this outer membrane also be a ribosome। minute pores होते हैं एनवेलप के ऊपर, मतलब उसमें, तो उससे मूवमेंट होता है आरएनए और प्रोटीन का बाय डायरेक्शनल। देखो, अभी ये देखा हमने न्यूक्लियर एनवेलप।
अभी देख लेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट पार्ट विल बी न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्रोमैटिन या न्यूक्लियोल एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस कब होता है, क्रोमैटिन कब होता है, इंटरफेज में या नॉन डिवाइडिंग। इंटरफेज में होता है क्रोमैटिन, और अगर सेल डिवाइडिंग है ना, ये डिवाइडिंग है तो उसमें होता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन का बनता है क्रोमोसोम इन केस ऑफ डिवाइडिंग। एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज, ठीक है। एक्चुअली क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन जो है ना इंटरफेज न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रोमैटिन। वो क्या है, वो है डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमैटिन इज अ डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन्स। तो प्रोटीन दो तरह के होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो हिस्टोन दीज आर बेसिकली सॉरी दे आर बेसिक प्रोटीन्स, ओके। एंड ये क्रोमैटिन जो होता है ना, डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए वाला, जब ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस, तो उससे बनता है, कहाँ पे गया, यहाँ पे आना चाहिए, उससे बनता है क्रोमोसोम। तो व्हेन दिस क्रोमैटिन अंडरगो कंडेंसेशन, इसका बनता है क्रोमोसोम, और ये होता है सेल डिवीजन के दौरान, क्रोमोसोम बनता है उससे, ओके। तीसरी बात है उसमें न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। देखो न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब क्या है कि अगर सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके पास इनर आउटर, ये मेम्ब्रेन से बना है, उसके अंदर है न्यूक्लियोलस एक या ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियोलस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब क्या है कि जो साइड ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस का आउटर लेयर जो है ना, वो लगभग एक दूसरे में, मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो इट्स कंटेंट, न्यूक्लियोलस के अंदर का जो कंटेंट है वो कंटिन्यू है न्यूक्लियोप्लाज्म में। सो न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, these are the key site for rRNA synthesis. These are the key sites for rRNA synthesis, and that's why nucleoli are called as ribosome factory. राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और राइबोसोम को फैक्ट्री क्या है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलाई राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। इतना क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. बाकी के बच्चे Yes, अगर sir. क्लियर है तो थम्स अप कर Yes, लो, sir. नहीं तो पूछ लो। मुझे क्लियर देन थम्स अप, अदरवाइज आस्क मी। यस कम ऑन फास्ट। यस कम ऑन। वी आर एंडिंग दिस ईयर, एंडिंग दिस चैप्टर, राइट। बाकी के बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं या समझ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कुछ तो दे दो यार, बोल दो। नहीं है तो इंटरेक्ट कर लो, पूछ लो मेरे को, या इतना तो हक बनता है ना मेरा आपके ऊपर, और आपका मेरे ऊपर भी, आप रिएक्ट कर लो। इतना जग के 10 से 11 बजे आप लेक्चर को अटेंड करते हो, तो इंटरेक्ट तो करना ही है बच्चों। कोई कंपल्सरी नहीं है थम्स अप करना, कोई कंपल्सरी नहीं है। यू कैन आस्क मी द डाउट इफ यू हैव, इफ इट इज नॉट क्लियर। Yes. न्यूक्लियस के बारे में जान लेंगे, लेकिन मुझे एक पूछना है, आप जरा जवाब दीजिए मेरे को एक। मैंने ये ना नोट्स अभी बनाए ना, इसे मेरे हैंड राइटिंग में थोड़ा सा फ्लो चार्ट जैसे बनाए मैंने, पॉइंट में देखो। तो इससे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, Yes, sir. sir. मैंने ये Yes, sir. सोच के हैंड राइटिंग से बनाया, क्योंकि बना के रखे, क्योंकि हमारा टाइम बच जाए लेक्चर में, कि 1 घंटा होता है उसमें 10 मिनट तो इधर उधर जाते हैं, 10-12 मिनट तो 45 मिनट्स ही मिलते हैं। तो मतलब वैसे तो 2 घंटा चाहिए रोज बायो को अच्छी तरह से लेना है, तो लेकिन ठीक है 1 घंटा तो मैं लिख के रखता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने अभी बना के रखे हैंड रिटन,
और ये है सपोज इसमें भी मैंने बनाया था ये, मतलब ये तो मैंने नहीं लिया अभी। देखो ये है न्यूक्लियस, ये देखो ये है न्यूक्लियस का ये। तो आपको मतलब दोनों में से क्या मतलब लग रहा है अच्छा, मैंने जो Sir, मैंने handwritten. हैंड रिटन, और कोई भागेगा बच्चे बोल नहीं रहे। सर हैंड रिटन। मतलब इससे अच्छा वो है ना कि मेरा वाला मैं कर लूँ ना वो, यस Yes, sir. sir. Yes, sir. तो that will become easy for you. Or I'll try to complete na, just to accommodate all the points which are given in the NCERT at least. I'm trying to complete all the points which are. ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग ये कंटिन्यू कर लेना ये वाला। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। न्यूक्लियोलस के ऊपर हमारी गाड़ी रुकी थी। Yes, sir. या सो न्यूक्लियोलस का ना बच्चों को मतलब क्लियर नहीं हो पाता, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोलस का एक्चुअली फंक्शन क्या है। तो इधर दिखा है, देखो मैं इधर लिखता हूँ। देखो ये सपोज क्या है कि सपोज ये डीएनए है, डीएनए। तो डीएनए के ऊपर अलग अलग जीन्स है ना, क्या है, अलग अलग जीन्स है, ये तो पता है आपको, जीन्स होते हैं राइट। Yes, sir. Yes, sir. जीन्स है। तो उनके जीन्स 3 प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं। कोई जीन्स बनाता है एमआरएनए, कोई जीन्स बनाता है सपोज टीआरएनए, और कोई जीन्स सपोज बनाता है आरआरएनए। और भी आरएनए होते हैं, एसएनआरएनए, एससीआरएनए, लेकिन ये मेन 3 होते हैं। तो सपोज एक थेरोटिकल, मतलब ये ऐसे एक एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हाइपोथेटिकल डायग्राम है। ऐसे नहीं होता कि कंटिन्यू एमआरएनए टीआरएनए, ये तो अलग अलग जीन है, एमआरएनए जीन, टीआरएनए जीन और आरएनए जीन। मतलब अगर जब ये जीन एक्सप्रेस होगा ना तो एमआरएनए बनेगा, ये जीन ट्रांसक्राइब होगा तो टीआरएनए बनेगा, ये जीन ट्रांसक्राइब होगा तो आरएनए बनेगा। तो सब में ये 3 जो टाइप के अलग अलग मेन आरएनए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जीन्स कौन से होंगे? डू एनीबडी कैन गेस और नो, देन टेल मी which genes are more maximum in any DNA, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, कौन से वाले जीन ज्यादा रहेंगे? या तो वो ज्यादा रहेंगे आरआरएनए वाले जीन। क्या ज्यादा रहेंगे? RNA। RNA. क्योंकि आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और उससे बनता है राइबोसोम। मतलब राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम, वो राइबोसोम 2 चीज से बना होता है, प्रोटीन फैक्टरी, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला। एक तो उसमें होता है आरएनए, और दूसरा होता है उसके पास प्रोटीन। क्या होता है उसके पास? प्रोटीन। तो अगर आरएनए राइबोसोम का पार्ट है तो उस आरएनए को बोलते हैं हम राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ठीक है, ओके। तो राइबोसोम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेल के अंदर, क्योंकि ये बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन ही ऐसा है कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीन, एंड दिस प्रोटीन डिटरमाइन द कैरेक्टर। जीन तो प्रोटीन बनाता है, और एक्चुअली कैरेक्टर जो है ना हमारे बॉडी का, वो डिटरमाइन करता है प्रोटीन, मतलब एक्चुअल प्रोटीन वाया जीन। तो जीन गिव प्रोटीन, अल्टीमेटली प्रोटीन कंट्रोल कैरेक्टर, मतलब जीन इनडायरेक्टली कंट्रोल कैरेक्टर। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Clear. Yes, sir. या तो इसका मतलब है बहुत सारे प्रोटीन बनाना जिम्मेदारी राइबोसोम की है। तो राइबोसोम बनाने के लिए बहुत सारा आरएनए चाहिए, इसलिए सेल के पास आरएनए जीन बहुत होते हैं। लेकिन ये आरएनए जीन कैसे होते हैं? ये ऐसे इंडिविजुअल नहीं रहते, वो ग्रुप में रहते हैं। उसको बोलते हैं आरआरएनए जीन फैमिली, आरआरएनए जीन फैमिली, आरआरएनए जीन फैमिली। ठीक है ना? अभी देखो कि हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इधर मैं रुकता हूँ, बाद में मैं इधर इस पे उसके ऊपर आ जाऊंगा, उसके ऊपर मैं बाद में आने वाला हूँ। तो लेकिन इतना आपको ध्यान आया क्या, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अभी इसको मैं इधर अधूरा छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें बतानी है, तो इस पे रिटर्न आ जाता हूँ बाद में। मुझे रिमाइंड करना अगर मैं भूल गया तो, ठीक है? Yes, sir.
हाँ, Yes, sir. क्रोमोजोम। तो जब ये क्या है क्रोमोजोम, तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, एम फेज स्टार्ट होता है, प्रोफेज, तो क्या होता है उसमें कि क्रोमैटिन जो होता है ना उसका कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन शुरू हो जाता है। और जब उसका कंडेंसेशन खत्म होता है तो उससे बनता है क्रोमोजोम। मतलब सपोज ये अगर क्रोमैटिन है तो वो कंडेंस होगा और उसका बनेगा क्रोमोजोम, मतलब उसका लेंथ कम होगा, विड्थ बढ़ेगा, लेंथ कम होगा, विड्थ बढ़ेगा। लेंथ कम है मतलब उसका थीन है, ये सॉरी लेंथ ज्यादा है मतलब ये थीन है, ये तो बहुत थीन है, और उससे कंपेयर में ये बहुत ठीक है। ठीक है, ये बहुत ठीक है, लेकिन इसका लेंथ ज्यादा है। लेंथ क्या है, ज्यादा है, उसका लेंथ, इसका लेंथ कम है, लेंथ कम है। लेकिन वो ऐसा स्टाउटी स्टम्पी है, बड़ा है, मतलब मोटा मोटा है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तो उससे बनता है क्रोमोजोम, और ये सब बातें होती है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोजोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोजोम, ओके, और पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोजोम, पैकेजिंग और पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन इनटू, कोई कोई भी बोलो आप उसको, कंडेंसेशन बोलो, कॉम्पैक्शन बोलो, पैकिंग बोलो, पैकेजिंग बोलो, दैट इज द सेम थिंग। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। So do anybody know if they have learned the mechanism of cell division, cell cycle? तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना कब शुरू होता है और कब पूरा होता है? Yes. Yes, come on, fast. When does the chromatin start condensing into chromosome and when it is completed? When the It chromosome, starts in the prophase. yeah, and ends in the टेलोफेज। टेलोफेज। टेलोफेज में तो क्रोमैटिन का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, डीकंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन बनना शुरू Anaphase. करेगा। श्योर, एनाफेज, मेटाफेज में नहीं। Yes. The metaphase. हम्म? मुझे नेक्स्ट ईयर आप लोग बोल दो ये क्लियरली, ठीक है, तब तक के लिए डिसाइड कर लो। और क्यू ए बताना है, क्यू ए भी बताना है, सिर्फ ये नहीं बताना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रेफरेंस या नेट गूगल करने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में उतना ही आप पढ़ लो, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो मैं इस पे फर्म होता हूँ हर 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 वक्त कि आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा रेफरेंस में नहीं जाना है, लेकिन जो चीज है उसका आपको 100% अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज नहीं है, दैट इज अ डेटा। Data can be stored in the hard disk, in the computer. That is not the knowledge. But जो भी आपको इंफॉर्मेशन है उसको आपको इंटरप्रीट करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, इंटररिलेट करता आना चाहिए, परसेप्शन उनका उसका होना चाहिए, और उसके ऊपर खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए, उसके ऊपर खुद का एक फिलोसॉफिकल मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आपका एक उससे एक मतलब धारणा बननी चाहिए कि ये ऐसी चीज है। ठीक है, सो during cell division chromatin start condensing and they become chromosome. So the chromosome कब हम लोग बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में। तो दे कैन बी बेस्ट स्टडीड एट द मेटाफेज बिकॉज दे आर शॉर्टेस्ट। लेकिन अगर क्रोमोसोम का शेप स्टडी करना है ना तो उसको चाहिए एनाफेज। क्या चाहिए उसको, एनाफेज चाहिए। इसमें भी मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें जाऊंगा ना तो मेरे को सब प्रोफेज से लेके एनाफेज टेलोफेज तक समझाना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म हियर। ओके, सो अगर आपको पूछे कोई सवाल कि बेस्ट स्टडीड कब कर सकते हैं, बेस्ट स्टडी तो मैटर, लेकिन शेप का स्टडी बेस्ट कब स्टडी करते हैं तो एनाफेज में। तो क्या बेस्ट क्या है वो आपको पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। शेप है तो एनाफेज। क्लियर इतना सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir.
यस, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड मतलब क्या, आपको तो मतलब पता होगा ये बच्चों। डिप्लॉयड सेल मतलब क्या? 2n 2n मतलब क्या? या आप ना गलती करोगे इसलिए इसकी वजह से मतलब नहीं है, दैट इज माय फेल्यूर। आप मेरे पास गलती कर सकते हो बेटा, दैट इज योर फ्रीडम, यू डोंट टेक एनी sir, स्ट्रेस। 46 chromosomes. मतलब वो तो नंबर हो गया 2n का। मुझे क्या पूछना था कि 2n का मतलब Cell क्या है? containing two copies of each chromosomes. क्या बोला बेटा आपने? एमएम बोला क्या? सॉरी Sir, बेटा, क्या a बोला? pair which containing a copy of each chromosome. Sir, हर chromosome की जो copies रखता है. कितने कॉपी होते हैं 2n में? Sir, 22 pairs होते हैं 46 chromosomes के. मतलब 2 सेट्स होते हैं। 2n मतलब 2 सेट्स, 1n मतलब 1 सेट। Yes, sir. प्लॉइडी, Yes, sir. डिप्लॉयड का लिटरल मीनिंग क्या है? डाइप्लॉयड। प्लॉइड मतलब क्या है? प्लॉइड मतलब लेवल या सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी मतलब क्या है? लेवल या सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का सेट कितना है? डाइप्लॉयड में 2 है, हैप्लॉयड में या मोनोप्लॉयड में कितना है? 1 है। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन सेल है ना, कोई भी सेल डिप्लॉयड सेल जिसमें 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, तो उसमें जो डीएनए होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का होता है। लेकिन वो 2 मीटर का डीएनए कंटिन्यूअस नहीं होता, वो बटा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में। Yes, sir. हाँ, मतलब डीएनए के कितने फ्रैगमेंट है हमारे से में? 23 पेयर्स या 46, कितने फ्रैगमेंट्स डीएनए के होते हैं। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कब विजिबल हो जाता है? क्रोमैटिन इज विजिबल ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग फेज, और क्रोमोसोम इज ड्यूरिंग विजिबल इन डिवाइडिंग सेल, एम फेज। तो हर क्रोमोसोम में, अगर मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, तो हर क्रोमोसोम में क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के 2 साइड में 2 काइनेटोकोर्स है। ये 2 जो है ना, ये है काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स। दिस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन डिस्क, डिस्क है ये, 2 डिस्क शेप प्रोटीन्स है। इसका फंक्शन जानते हो आप? काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर? एनीबॉडी रिमेंबर? गलती करो बेटा, गलती करो, लेकिन मतलब सीखो, गलती से सीखते हैं हम लोग। मेरे पास आपको 100% फ्रीडम है कि गलती करना आप। यस, कम ऑन फास्ट। Sir, can you please repeat the question? हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर? या अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन होने के समय ये स्पिंडल फाइबर बनता है ना, किससे बनता है? सेंट्रियोल से बनता है एनिमल सेल में। प्लांट में किससे बनता है? मैंने आपको पूछा था, आपने ढूंढना था, अभी ढूंढा नहीं, अभी आज भी आप कर लो। ठीक है, ढूंढ लो। प्लांट में जो मतलब सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है वो ढूंढ लो आप। ठीक है, ठीक है, तो अभी नहीं नहीं मिला तो मुझे बता देना, मैं आई टेल यू। अभी अभी के लिए क्या है कि काइनेटोकोर्स क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या सो रोल क्या है? इट्स रोल इज अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग, ये तो आपको पता है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही अटैच होते हैं, नहीं तो अटैच नहीं होते। तो आई एम नॉट राइटिंग दिस थिंग, सेल डिवीजन, राइट? तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है,
उसके दो साइड्स में दो काइनेटोकोर है, 2 काइनेटोकोर्स है, एक साइड में एक है, दो साइड में दो है। सेंट्रोमियर क्या करता है, दो क्रोमैटिड को होल्ड करता है दो क्रोमैटिड को। ये एक क्रोमैटिड है, सॉरी एक क्रोमैटिड है, ये दूसरी क्रोमैटिड है, उसको पकड़ के रखता है ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट। ये है काइनेटोकोर, ये है काइनेटोकोर। सो दे होल्ड टू क्रोमैटिड्स टू ईच अदर। डन, इतना क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी ना कोई कोई Yes, sir. क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, सब नहीं, कोई कोई क्रोमोसोम ऐसे होते हैं कि उनके पास बिसाइड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो होता ही है उसके पास, लेकिन इन एडिशन टू दैट दे आल्सो हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट रीजन। वो स्टेन नहीं पकड़ता, नॉन स्टेनिंग है, और उससे एक फ्रैगमेंट बनता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ओके, देखो ये सपोज क्या हो गई, ये सपोज ये वाला क्रोमोसोम है जिसके पास ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। सपोज ये मैंने बनाया एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये बना काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर है, और उसके पास, और ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, या फिर उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो कुछ क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन रहता है, कुछ में उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसके ऊपर जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये फ्रैगमेंट जो रहता है ना, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है। और ये सैटेलाइट मतलब ये ही है सेकेंडरी, यही है, सॉरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस को ही बोलते हैं नॉर। नॉर मतलब है उसका न्यूक्लियोलर Organizer. ऑर्गेनाइजर रीजन और ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. मतलब यही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसको बनाएगा, न्यूक्लियोलस को बनाएगा। मतलब न्यूक्लियोलस इसको बनाएगा, न्यूक्लियोलस जो है ना उसको बनाएगा। तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस दीज आर द साइट ऑफ न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, दीज आर द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए सिंथेसिस की साइट है ये, और वही साइट को बोलते हैं नॉर साइट। नॉर मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। Yes, yes, sir. या मतलब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसका ही रोल किसमें है, आरआरएनए सिंथेसिस में है। मतलब उसमें क्या है, आरआरएनए जिन फैमिली होती है। ठीक है, डन, इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही क्वेश्चन हम लोगों ने इधर छोड़ा था, यही। सो यूजुअली अटैच टू द क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एट द साइट कॉल्ड नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलाई आर सेल्स इन एक्टिव। हाँ, जो सेल को ज्यादा प्रोटीन बनाना है उसका मतलब उसको ज्यादा राइबोसोम चाहिए। जैसे कि जिस सेल को ज्यादा एटीपी बनाना है उसको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। वैसे जिस सेल को ज्यादा प्रोटीन बनाना है उसको ज्यादा राइबोसोम चाहिए, और ज्यादा राइबोसोम को ज्यादा आरएनए चाहिए। मतलब उसके पास ज्यादा न्यूक्लियोलाई रहेंगे, तो ज्यादा आरएनए बनाएंगे, वो ज्यादा राइबोसोम बनाएंगे, वो ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे। ओके, तो इसका मतलब है अगर मोर न्यूक्लियोलाई है तो क्या बनता है, मोर आरएनए, उससे बनता है मोर
राइबोसोम्स, उससे बनता है मोर प्रोटीन्स, मोर प्रोटीन्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अभी क्रोमोसोम के टाइप्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हर वक्त, हर टाइम, हर क्रोमोसोम में सेंटर में नहीं रहता। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन अगर ये क्रोमोसोम के बीच में है ना, ऐसे, मतलब दो इक्वल आर्म है, इधर और इधर का साइज इक्वल है, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर एट द सेंटर, सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। सो दो इक्वल क्रोमैटिड होती है क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या? सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर इज नॉट एट द सेंटर, सब मेटासेंट्रिक, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर में नहीं है तो इसकी वजह से इधर सेंट्रोमियर है, सेंटर में नहीं है, तो अनइक्वल आर्म हो गए, ये हो ये छोटे आर्म, ये हो ये बड़े आर्म, लॉन्ग आर्म। ठीक है, सब मेटासेंटर, सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम द सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, अनइक्वल आर्म। एक्रोसेंट्रिक मतलब ये बहुत ही मतलब दो, एक आर्म, सॉरी ये क्या बना है, एक आर्म तो बहुत ही लंबा जाएगा और दूसरा आर्म थोड़ा छोटा रहेगा। मतलब दूसरा आर्म जो है ना, ये इधर इसमें, ये एक बड़ा है, ये छोटा है, इसमें जो बड़ा है वो ज्यादा बड़ा है और छोटा है वो बहुत कम छोटा है, बहुत कम है, तो एक्रोसेंट्रिक। और अगर लगभग टिप पे है ना, लगभग टिप पे है, लगभग टिप पे है अगर, तो उसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। फार अवे फ्रॉम, इधर फार अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर, फार अवे फ्रॉम सेंटर, making one very short and other very long arm, centromere at the centromere at the tip, centromere at the tip of chromosome. Almost at the tip of chromosome, tip of chromosome. कितना क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sure? ठीक है। तो इससे ना, Yes, sir. इससे हम लोगों ने कभी एक देखा था कि क्या देखा था इधर, कि जो शेप है ना क्रोमोसोम का, वो कब स्टडी हो सकता है? एनाफेज में। Anaphase. क्यों एनाफेज में? देखो सपोज अगर ये एनाफेज हो रहा है ना, तो सपोज ये क्रोमोसोम था, ये मेटाफेज पे था क्रोमोसोम, सपोज ये मेटाफेज पे था क्रोमोसोम, ये मेटासेंट्रिक वाला है, और सपोज ये है सब मेटासेंट्रिक वाला, तो क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसे जाएगा ना, ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, मेटासेंट्रिक वाला ऐसा जाएगा एनाफेज में, ऐसा जाएगा, और सब मेटासेंट्रिक ऐसा जाएगा ना, ऐसा जाएगा ना। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Understanding. Yes, sir. या और अगर ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सपोज ये है एक्रोसेंट्रिक, तो ये तो ऐसे है ना, तो ये भी ऐसे गया, एक्रोसेंट्रिक वाला कैसे गया, ये डायग्राम का कुछ भी हुआ है मेरा, इस ध्यान मत देना उससे ज्यादा, शेप पे उसके, तो ये सपोज ऐसे हो गया, ये थोड़ा बड़ा है,
और अगर ये किलोसेंट्रिक है ना तो ये ऐसे है। अभी इससे सेल का शेप पता चला ना, क्रोमोसोम का शेप पता चला ना। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वो वी शेप्ड है, ऐसे वी शेप। V shape. जो सब मेटासेंट्रिक है वो है एल L शेप। shape. जो एक्रोसेंट्रिक है वो है J. J जे shape. शेप। J shaped. और ये है रॉड शेप, आई शेप है ना, I shape. आई शेप या रॉड शेप। ठीक है। So this is the why we have written here कि shape can be studied at the anaphase. छोटे से पार्ट रहे तो मैं कंप्लीट करता हूँ। माइक्रो बॉडीज क्या होती है? These are many membranous minute वाली, माइक्रो मतलब माइन्यूट वेसिकल्स है, बॉडीज मतलब ये जो राउंड राउंड वेसिकल है, उसमें एंजाइम्स रहते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन रहते हैं। वो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। इसमें ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन वो सब मतलब इतना ही पूछेंगे। पैरोक्सिज्म है वो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। फॉर एग्जांपल प्लांट में ग्रीन टिश्यू में है और उसका काम है फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट पाथवे। फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? C2 C3 C4 क्या बोलते हैं? हुआ है क्या फोटोसिंथेसिस? हुआ है आपको फोटोसिंथेसिस? हेलो। Yes, sir. तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन किसी को रिमेम्बर मतलब याद है? That's C3. C3 तो केल्विन साइकिल है ना। फोटो रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? कैन एनीवन टेल मी? ठीक है मैं पूरा कर दूं। ग्लायोक्सिज्म, ग्लायोक्सिज्म जो है वो प्लांट में होते हैं। माइक्रोबॉडी, प्लांट और एनिमल, इधर लिखना चाहिए प्लांट प्लस एनिमल। प्लांट में भी एनिमल भी है, पैरोक्सिज्म भी है, लेकिन ये ग्लायोक्सिज्म सिर्फ प्लांट में है। और वो वो होते हैं फैटी सीड्स के अंदर, जैसे कि कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड वगैरह इसमें होते हैं। ठीक है। अभी बोलिए मुझे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है? किसी को रिमेम्बर, एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? Sir, respiration take place in the presence of light. वेरी गुड। व्हाट इज रेस्पिरेशन? So Photo. intake of in human beings, intake of oxygen and या and या राइट राइट। outlet of carbon dioxide. प्लांट में भी वही है रेस्पिरेशन, Sir, मतलब एक्चुअली photosynthesis is the रेस्पिरेशन का difference मतलब। between C3 and C4. या तो फोटो रेस्पिरेशन को कौन सा बात बोलते हैं पता है आपको? सिर्फ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन क्या कंपाउंड तैयार होता है, कौन सा केमिकल तैयार होता है, फॉर्म होता है? विच एसिड इज फॉर्म इन फोटो रेस्पिरेशन? डू एनीबॉडी रिमेम्बर? उसमें Phosphoglyceric acid. उसमें कार्बन कितने होते हैं? दो कंपाउंड होते हैं, दो कार्बन वाला कंपाउंड तैयार होता है, उसका नाम क्या है? Sir, phosphoglycolate. उसमें कार्बन कितने होते हैं? Sir, Sir, two 2. carbons. हाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? C2 पाथवे। क्या बोलते हैं उसको? C2 pathway. C2 path. पाथवे। हाँ, इधर मैं लिखता हूँ C3 क्या है? C3 मतलब केल्विन, केल्विन साइकिल। C2 मतलब, इधर लिखिए C2 मतलब फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। C4 का मतलब क्या होता है? C4 पाथवे कौन सा है? C4 Sir, Krebs cycle. क्रेब साइकिल नहीं बेटा, क्रेब साइकिल नहीं। और एक Hatch होता है, and Slack. हाँ HS के पाथवे। उसमें एसिड कौन सा तैयार होता है? कैम पाथवे, कैम पाथवे। ये सब आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। C2 C3 C4 कैम। ठीक है ना? ग्रेजुलेशन एसिड मेटेरियल। ठीक है, ठीक है। ये तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसको मतलब इसी लिखा मैंने, आपको पता चाहिए इसलिए। ठीक है। सो वी आर हैविंग वी आर कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट? द एंड, द एंड। सो गुड बाय,
2020 और welcome 2023 and happy new year to you, all of you. Same to you, sir. Thank you, sir. Same to you, sir. Same to you, sir. ये हैंड राइटिंग खराब है मेरे को. न्यू ईयर, भाई क्या लिखा मैंने, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही इस पे. न्यू ईयर. ओके, सो क्या प्लान है वैसे आपका अभी न्यू ईयर को? यस, हाँ, सर हमारा प्लान है कि हम अवंती के साथ अपना नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें. या थैंक यू बेटा, थैंक यू. ओके, और क्या प्लान है आपका? यस, या तो सबको नए साल की शुभकामनाएं. ठीक है, आई होप फ्रॉम माय साइड, माय फैमिली साइड एंड दिस फैमिली, अवंती फैमिली, टू यू एंड टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, कि ये जो भी आने वाला साल है, नया साल है, वो आपको बहुत अच्छा तरह आप महसूस करिए, उसमें आप प्रोग्रेस कर ले, आप बहुत प्यार से पढ़े, बहुत इत्मीनान से पढ़े, और आपका जो होने वाला नीट का एग्जाम है वो आप बहुत अच्छे से क्रैक कर ले, और आपका मनचाहा मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए. ओके, सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. Same to you, sir. Same to you, sir. Yes. Same to you, sir. Yes, thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, bye, good night. सर नेक्स्ट लेक्चर में इसके पीवाई क्यों करने हैं? एग्जैक्टली हम मंडे में कर लेंगे PYQ. सर इस बार संडे को टेस्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, एक्चुअली ना इस संडे में, हाँ ये बताना था मुझे, किसी ने पूछा तो मैंने बताया था, मैं लेकिन बताओ या कृतिका, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मैं क्या बोल रहा था कि ये संडे तो कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि संडे को फर्स्ट जान है ना, तो मतलब आप उस टाइम नहीं होगा, लेकिन 8 है ना, मतलब नेक्स्ट संडे उसमें होगा, और उसमें शायद आपके दोनों भी चैप्टर रहेंगे, ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये वाला, ये कौन सा, मतलब लिविंग वर्ल्ड. हाँ, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. मैं कल आपको इसका MCQ ज्यादा और चाहिए तो मतलब बाकी के क्वेश्चन मैं भिजवाता हूँ, बाकी के क्वेश्चन पूरे भिजवाता हूँ आपको कल असाइनमेंट से. और 2 असाइनमेंट तो मैं भेजने वाला हूँ, लेकिन और किसी को चाहिए तो दे कैन आस्क मी, तो आई कैन गिव यू. ओके, और उसके साथ में उसका एग्जाम्पलर भी भेजने वाला हूँ आपको. ठीक है, उसमें कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है ना, तो आप उसको इग्नोर कर लो, डोंट वरी. बाकी ये क्वेश्चन जो भी NCERT बेस है और आजू बाजू के जो क्वेश्चन है ना NCERT के करीब वाले, वो आप कर लेना. बहुत बाहर का है तो गूगल वगैरह करके आपका दिमाग नहीं खराब करना कि ये सब इंफॉर्मेशन आप स्टोर करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ओके, थैंक यू, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, Bye, Good sir. night, sir. गुड Thank you, sir. Good night, sir. हिमांशु सर है क्या आप? हाँ सर. अरे सर, हैप्पी न्यू ईयर. अरे Yeah. सर, सेम टू यू सर, सेम टू यू. क्या चल रहा है, कहाँ हालचाल? नहीं सर, बस घर पे ही हूँ सर. खाना ना हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी सर. एक मिनट में आप अभी करेंगे क्या सर अभी? नहीं यार, मैं तो अभी मेरा मतलब जब से शुरू हुआ है तो एक मिनट अच्छा, में ये थोड़ा पहले ही कर लेते हैं. रिकॉर्डिंग रुकवा देता हूँ. स्टॉप होगा तो सेव होगा ना अल्टीमेटली. यस. यस, ये तो सब होना नहीं चाहिए ना खाना पीने के बाद.